Hello children, today we are going to read this section called land use pattern in India। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ये जो ज़मीन है हमारे देश में वो किन कामों के लिए इस्तेमाल में लाया गया है और क्या वैसे वो क्या फैक्टर्स है जो इसको क्या करता है डिटरमाइन करता है। तो इन इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि कितना प्रतिशत जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका कितना प्रतिशत डाटा हमारे पास मौजूद है। तो ये इस बारे में भी हम जानेंगे। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। Land use pattern in India. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability and culture and traditions। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो लैंड का जो इस्तेमाल है वो दो चीज़ें क्या करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं यानी डिटरमाइन करते हैं। और वो दो चीज़ें क्या क्या है, तो सबसे पहले बोला है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में हमें नेचुरल फैक्टर्स देखने को मिलेगा और सेकेंड में हमें क्या बोला गया है, ह्यूमन फैक्टर्स बोला गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फिजिकल फैक्टर्स है वहाँ पे बोला गया है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कहने पर कोई जगह है वो लैंड फॉर्म कैसा है, क्या वो वहाँ पे तुम्हें कोई प्लेन दिखेगा, क्या वहाँ पे तुम्हें कोई प्लेट्यू दिखेगा या फिर वहाँ पे तुम्हें माउंटेन्स दिखेगा। ये सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, टोपोग्राफी के अंडर में आता है। यानी कि वो जो लैंड है उसका फॉर्म कैसा है, उसका रूप क्या है, तो लैंड फॉर्म्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। सेकेंड में क्लाइमेट बोला गया है, तो कोई एरिया का क्लाइमेट कैसा है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे सोइल टाइप्स बोला गया। सोइल टाइप्स कहने पर वहाँ पे किस किस्म की मिट्टी पाई जाती है। और आगे बढ़ के यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर्स दिया गया है और ह्यूमन फैक्टर्स में सबसे पहले बोला गया पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि वहाँ पे कितना ज़्यादा मात्रा में लोग रहते हैं। सेकेंड वाला टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी में हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल हमारे पास कितना क्या है क्षमता है, तो हमारा कैपेबिलिटी के बारे में बात किया गया। और आखिरी में बोला गया कल्चर एंड ट्रेडिशंस के बारे में। तो कल्चर कहने पर संस्कृति और ट्रेडिशंस कहने पर तुम्हें याद रखना है जो हमारा जो परंपरा है या फिर जो प्रथा है उसकी हम यहाँ पे बात करें। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो लैंड यूज है जो हम लैंड को इस्तेमाल में लाते हैं, तो कौन सी चीज़ें डिटरमाइन करते हैं लैंड के इस्तेमाल को। तो सबसे पहले हमने पढ़ा फिजिकल फैक्टर्स और दूसरा क्या है, तो ह्यूमन फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स कहने पर नेचुरल फैक्टर्स, जहाँ पे हमने देखा टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सोयल टाइप्स। और जब हमने ह्यूमन फैक्टर्स की बात की तो वहाँ पे हमने बोला कि ह्यूमन फैक्टर्स में जैसे कि हम ले सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। और हमने आगे बढ़ के क्या पढ़ा, वहाँ पे हमारे जो कल्चर एंड ट्रेडिशंस के बारे में हमने पढ़ा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो किसको निर्धारित करता है, किस चीज़ को डिटरमाइन करता है, तो लैंड यूज को वो डिटरमाइन करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो याद रखना है इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है जो मैंने बोला 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें जो टोटल एरिया है उसका सिर्फ 93% का ही डाटा हमारे पास मौजूद है। अब क्यों, तो यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, अगर वहाँ पे देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। Because the land use reporting for most of the north states except Assam has not been done fully। तो आसाम को छोड़ के ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे जो लैंड यूज रिपोर्टिंग है वो पूरी तरीके से किया हुआ नहीं है। इसलिए ये एक कारण हुआ जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया का हमारे पास डाटा है। और साथ में एक और कारण यहाँ पे बताया गया है, moreover some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। तो यहाँ पे याद रखना है कि जम्मू कश्मीर का वो वाला हिस्सा जिसको पाकिस्तान और ये जो चाइना द्वारा क्या किया गया है, पाकिस्तान और चाइना द्वारा ऑक्युपाई किया गया है, वो वाले हिस्से का भी हमारे पास डाटा नहीं है। तो अगर कभी पूछा जाए कि क्यों सिर्फ 93% का ही डाटा हमारे पास है, तो याद रखना है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का सिर्फ 93% का डाटा हमारे पास इसलिए है क्योंकि आसाम को छोड़ के ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो वहाँ पे लैंड यूज रिपोर्टिंग है वो हमारे यहाँ फुल्ली नहीं किया हुआ है। और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है जो पाकिस्तान और चाइना द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है वो वाले एरिया का भी हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है। तो आगे यहाँ पे एक एक्टिविटी प्रोवाइडेड है, ट्राई टू डू अ कंपैरिजन बिटवीन द टू पाई चार्ट्स। तो यहाँ पे दो पाई चार्ट्स में दिखेगा ऊपर में, तो ये दो पाई चार्ट्स के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। फिगर 1.4 में गिवन फॉर लैंड यूज एंड
find out why the net zone area and the land on the forest have changed from 1961 to 2014-15 very marginally. तो बहुत ही कम मात्रा में बोला गया है, चेंज आया है कि इसमें तो ये नेट जोन एरिया और फॉरेस्ट के अंडर में जो एरिया है उसमें, तो ये हम जब पाई चार्ट को कंपेयर करेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि लैंड जो होता है, लैंड एक फिक्स होता है, लैंड फिक्स होता है, मतलब उसका जो मात्रा होता है वो सीमित होता है। इसलिए जब कोई दूसरा पर्पज के लिए लैंड इस्तेमाल में आता है तो हो सकता है पुराना वाला जो पर्पज के लिए जहाँ पे लैंड इस्तेमाल में आ रहा था वहाँ पे वो हमें क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज देखने को मिलता है, यानी कम मात्रा में लैंड वहाँ पे इस्तेमाल में आ रहा है और कहीं और पे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल में आ रहा है। तो ऐसे करके अभी हम कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे बुक में जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1960-61 का डाटा दिया गया है और राइट हैंड साइड में जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 2014-15 का डाटा प्रोवाइडेड है। अगर तुम्हारे बुक में कोई दूसरा डाटा प्रोवाइडेड है तो वहाँ पे भी घबराने की जरूरत नहीं, तुम अपना हिसाब से उसको कंपेयर कर सकते हो। अभी मैं कंपेयर करके दिखाऊंगी कैसे करना है। तो यहाँ नीचे में तुम्हें कलर्स दिखेंगे और ये जो कलर्स है वो सिंबलाइज करेगा कि लैंड किस पर्पज के लिए इस्तेमाल में लाया गया है। जैसे मेरी बुक में यहाँ पे जो डार्क ब्लू कलर है, डार्क ब्लू का इस्तेमाल करके फॉरेस्ट समझाया गया है। तो मैं यहाँ डार्क ब्लू जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से मैं शुरू करूंगी, ऐसे क्लॉकवाइज आगे बढ़ूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का बोला गया है कि 1960-61 में 18.11% ऑफ द टोटल लैंड वाज अंडर फॉरेस्ट। और यहाँ पे देखने को मिलता है 2014-15 में ये जो लैंड अंडर फॉरेस्ट है वो बढ़ के 23.3% हो गया है। ऐसे करके सेकेंड में मुझे देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड है वो 18.11% हुआ करता था 1960-61 में और वो घट के 5.5% हो गया है 2014-15 में। आगे एरिया ऑन द नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में यहाँ पे देखने को मिलता है कि 4.95% जो एरिया था वो क्या था, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस हुआ करता था 1960-61 में और वो जो एरिया है वो बढ़ के 8.7% हो गया है। ऐसे करके आगे जो परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे हम क्या करते हैं, खेती, मतलब यहाँ जो चराने के लिए क्या ले जाते हैं, अपने पशुओं को ले जाते हैं, यानी कैटल को ग्रेजिंग के पर्पज के लिए ले जाते हैं, तो वो वाला लैंड तुम देखोगे तो पहले हुआ करता था 4.71% और घट के 3.3% हो गया है। आगे बढ़ के यहाँ पे एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स का डाटा प्रोवाइडेड है, वो भी उसमें भी हमें क्या देखने को, डिक्रीज देखने को मिलता है। पहले 1.5% था, घट के 1% हो गया है। ऐसे करके आगे कल्चरेबल वेस्टलैंड जो है उसमें भी हमें डिक्रीज देखने को मिलता है, 6.23% हुआ करता था और अब जाके 4.0% हो गया था 2014-15 में। आगे यहाँ पे जो फैलो अदर देन करेंट फैलो का इंफॉर्मेशन दिया गया है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलता है। पहले 3.5% हुआ करता था और अभी बढ़ के 3.6% हो गया है। और उसके बाद करेंट फैलो का इंफॉर्मेशन दिया गया है, करेंट फैलो हुआ करता था 3.73% और वो बढ़ के 4.9% हो गया है। ऐसे करके नेट जोन एरिया जो है 46.26% हुआ करता था और वो घट के 45.5% हो गया है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि कोई दूसरी चीज में इंक्रीज होने की वजह से कोई दूसरी चीज में क्या हुआ है, डिक्रीज देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हम ले सकते हैं नेट जोन एरिया में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है, लेकिन हमें वहीं पे बढ़ोतरी देखने को मिला है, किसमें, तो फॉरेस्ट में। तो अब आगे बढ़ते हैं। द लैंड ऑन द परमानेंट पैस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज। तो यहाँ पे मैंने अभी तुम्हें बताया कि जो परमानेंट पैस्चर के अंडर में जो यहाँ पे मेरे बुक में पर्पल कलर किया हुआ है, तो ये पाई चार्ट में, तो ये पर्पल कलर क्या बता रहा है, तो परमानेंट पैस्चर के अंडर में कितना एरिया है वो बता रहा है। तो यहाँ पे बोला गया लैंड ऑन द परमानेंट पैस्चर क्या होगा, ये भी घट गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि how are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it। तो पूछा गया है कि कैसे हम खिलाएंगे हमारे जो बड़ा सा जो कैटल पॉपुलेशन है, यानी कि जो मवेशी का जो पॉपुलेशन है उसको हम कैसे खिलाएंगे इस पैस्चर लैंड पे और इसका परिणाम क्या होगा। तो जैसे पैस्चर लैंड घटेगा तो ऑटोमेटिकली हम ये जो कैटल है उसको तो खिलाए बगैर नहीं रख सकते, तो ऐसे में हम फॉरेस्ट की ओर रुख करेंगे, फॉरेस्ट पे हम डिपेंडेंट होंगे। और साथ में याद रखना है कि हम क्या करेंगे कि हम हो सकता है कई एरियाज में ओवरग्रेजिंग कराए, तो ओवरग्रेजिंग का ये प्रॉब्लम है जो हम बाद में डील करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इसके परिणाम क्या होंगे। तो इसका परिणाम ये होगा कि हो सकता है जो लैंड अंडर फॉरेस्ट है उसको क्या किया जाए, डिफॉरेस्टेशन से गुजरना पड़े कुछ हद तक उस जमीन को, और ये डिफॉरेस्टेशन करके वहाँ पे क्या किया जाए, वहाँ पे ग्रेजिंग एरिया बनाया जाए। और ये जो पहले से जो ग्रेजिंग एरिया था वहाँ पे हो सकता है कि ओवर ग्रेजिंग का प्रॉब्लम हमें देखने को मिले।
तो आगे बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द अदर देन द करेंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। तो मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है कि ये जो यहाँ पे करेंट फैलो क्या है मैंने पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ज्यादातर जो जमीन है अदर देन मतलब करेंट फैलो को लैंड्स को छोड़ के ये क्या है पुअर क्वालिटी की है, और इसमें अगर हम कल्टिवेशन करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of net zone area in India comes to about 54% of the total reporting area. तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ज़्यादातर जो बाकी जो ज़मीन है जो करेंट फैलो लैंड्स को छोड़ के ये बहुत ही बुरे क्वालिटी की है। इसी वजह से यहाँ पे जब हम कल्टिवेशन करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन हाई देखने को मिलता है। इसी वजह से इन जमीन पे हम खेती करते हैं। सिर्फ कितनी बार तो बोला गया है कि वी कल्टिवेट दिस लैंड्स वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 years। और बोला गया कि अगर हम इस जमीन को भी नेट जोन एरिया में जोड़ेंगे तो टोटल इंडिया का जो नेट जोन एरिया है वो बढ़ के 54% हो जाएगा। द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वैरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो यहाँ पे याद रखना है जो नेट जोन एरिया है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमें अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि कोई स्टेट में हो सकता है कि नेट जोन एरिया बहुत ज़्यादा है। अब नेट जोन एरिया क्या है, तो हमने पहले से नेट जोन एरिया ग्रॉस क्रॉप एरिया पढ़ रखा है। तो वहाँ पे मैंने बोला था कि नेट जोन एरिया जैसे कि इंडिया का अगर नेट जोन एरिया की बात करेंगे तो वो एरिया जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं या साल में उसे हम क्या कहेंगे नेट जोन एरिया कहेंगे। लेकिन हम ग्रॉस क्रॉप एरिया जब बात करते हैं तो मैंने बोला था हम देखेंगे कि कौन से एरिया में एक से अधिक बार क्या हो रहा है खेती हो रहा है और उसको उतनी ही बार हम जोड़ेंगे तो ऐसे हमें ग्रॉस क्रॉप एरिया का डाटा मिलेगा। लेकिन जब नेट जोन एरिया की हम बात करते हैं तो नेट जोन एरिया को चाहे उस एरिया में 2 बार खेती करें 3 बार खेती करें लेकिन उस एरिया को हम सिर्फ एक ही बार जोड़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पैटर्न है नेट जोन एरिया का ये वैरी करता है ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यानी कि कोई स्टेट में नेट जोन एरिया ज्यादा देखने को मिलेगा तो कोई स्टेट में नेट जोन एरिया कम देखने को मिलेगा। यानी कि खेती के लिए कोई स्टेट में ज्यादा मात्रा में जमीन को इस्तेमाल में लाया गया है, वहीं पे कोई स्टेट में खेती के लिए जमीन को कम मात्रा में इस्तेमाल में लाया गया है। It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana, and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman and Nicobar Islands। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्टेट्स जैसे कि पंजाब और हरियाणा में ये जो नेट जोन एरिया है वो 80% से भी ज्यादा है। ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया, तो जो टोटल एरिया है उससे 80% से भी ज्यादा है। और ऐसे करके यहाँ पे बोला गया है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर की हम बात करते हैं और ये जो हमारा आइलैंड यहाँ पे हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि वहाँ पे जो नेट जोन एरिया है वो 10% से भी कम हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है फाइंड आउट रीजंस फॉर द लो प्रोपोर्शन ऑफ नेट जोन एरिया इन द स्टेट्स। तो यहाँ पे बोला गया क्या कारण है कि इन स्टेट्स में नेट जोन एरिया कम है। तो तुम सबको पता ही है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर का जो एरिया है ये क्या है, ये हिली एरिया है और वहाँ पे रॉकी टेरेन देखने को मिलता है। ऐसे करके ये जो एरिया है यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलता है, फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे जो एरिया है ज्यादातर वो किसके लिए हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, खेती के लिए इस्तेमाल में नहीं ला रहे। ऐसे करके जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो भी क्या है, कवर्ड है किससे, तो फॉरेस्ट से। इसी वजह से वहाँ पे ज्यादातर एरिया फॉरेस्ट से कवर होने की वजह से वहाँ पे बहुत कम एरिया को खेती के लिए इस्तेमाल में लाया गया है। तो यही कारण तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो आगे बोला गया फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया एज इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में ये बताया गया था कि हमें कम से कम कितना होना चाहिए फॉरेस्ट कवर हमारे देश में, तो इट शुड बी 33%। तो यहाँ पे बोला गया है कि फॉरेस्ट एरिया जो हमारे देश में देखने को मिलता है वो जो 33% जो डिजायर्ड 33% या जियोग्राफिकल टोटल जियोग्राफिकल एरिया का उतना हमारे पास अभी नहीं है। यानी कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार 1952 के अनुसार जो बोला जाता है कि जो फॉरेस्ट कवर है हमारे देश में वो दैट शुड बी 33%। तो ये 33% हमारे यहाँ नहीं है। इट वॉज कॉन्सिडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये जो 33% जो एरिया है उसको फॉरेस्ट कवर के अंडर में होना चाहिए, क्यों कहा जाता था, तो इकोलॉजिकल बैलेंस को सुनिश्चित करेंगे यानी बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये जरूरी था। तो इकोलॉजिकल बैलेंस, तो तुम इकोलॉजिकल बैलेंस की हम जब बात करते हैं तो जो यहाँ पे जो एनिमल्स प्लांट्स के बीच में जो बैलेंस है उसकी हम बात करें तो इससे क्या होगा कि जो हमारा धरती है वो लंबे देर तक क्या होगा, वो ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम से मतलब कम जूझेगा, प्रॉब्लम से उससे छुटकारा पाएगा। इसी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए
क्या बोला गया था 1952 में जो ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी था उसमें 33% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया को कौन से मतलब क्या होना चाहिए वहाँ पे, तो हमें बताया गया है कि फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, लेकिन उतना हमारे पास अभी फिलहाल फॉरेस्ट कवर नहीं। तो आगे बोला गया द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। तो यहाँ पे याद रखना है कि मिलियंस ऑफ लोग, जैसे कि जो ट्राइबल लोग हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनका जो लाइवलीहुड है वो उसी पे निर्भर करता है, यानी फॉरेस्ट पे निर्भर करता है। A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses। तो यहाँ पे बोला गया कुछ जो जमीन का हिस्सा है उसको हम वेस्टलैंड कहते हैं और साथ में लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस कहते हैं। तो वेस्टलैंड इंक्लूड्स, तो वेस्टलैंड कहने पर हमें क्या समझ में आता है, तो वेस्टलैंड कहने पर रॉकी यानी कि जो पथरीले, एरिड मतलब जहाँ पे कम बारिश होती है, और ऐसे डेजर्ट एरियाज हमें समझ में आता है। एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड्स सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो अगर मैंने कभी कहा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, तो तुम्हें समझना पड़ेगा क्या, तो सेटलमेंट्स यानी कि जहाँ पे हमने घर बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, रेलवे के ट्रैक बिछाए, ऐसे करके इंडस्ट्री के पर्पज के लिए हमने इस्तेमाल में लाया है। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation। तो यहाँ पे बोला गया है कि लगातार जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, तो जमीन का, कि बिना क्या किए हुए, तो बिना कदम उठाए हुए उसके कंजर्वेशन के लिए और उसको मैनेज करने के लिए, इसकी वजह से क्या हुआ है, तो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। तो लैंड डिग्रेडेशन क्यों हुआ है, तो बोला गया है लैंड डिग्रेडेशन इसलिए हुआ है क्योंकि हमने लगातार जमीन का इस्तेमाल किया है लंबे समय से, क्या किए बगैर, तो कदम उठाए बगैर, किसके लिए, तो कंजर्वेशन के लिए, यानी लैंड के कंजर्वेशन के लिए या फिर उसको मैनेज करने की हमने कोशिश नहीं की है, इसलिए लैंड डिग्रेड हुआ है। दिस इन टर्न हैज सीरियस रिपोकॉशंस ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। रिपोकॉशंस का मतलब है आफ्टर इफेक्ट्स, तो यहाँ पे बोला गया है इसका क्या होगा, तो सीरियस रिपोकॉशंस होगा, यानी कि उसका आफ्टर इफेक्ट्स होगा, उसका असर होगा, परिणाम होगा सोसाइटी के ऊपर और साथ में इन्वायरमेंट पे। तो सोसाइटी और इन्वायरमेंट पे इसका क्या होगा, असर होगा। तो किसका असर होगा, तो मैं यहाँ पे बात करी लैंड डिग्रेडेशन का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा किस पे, तो सोसाइटी पे और इन्वायरमेंट पे। So we are going to stop here for today, children. We are going to continue reading land degradation and conservation measures in the next video. Thank you.